अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 28 है और इसकी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने जो नेक्सिस A7 FPG बोर्ड के ऊपर टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल है उसके लिए ये कंट्रोलर डेवलप किया था, I2C टेम्परेचर सेंसर कंट्रोलर। और ये जो कंट्रोलर है ये स्पेसिफिकली इस टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कंट्रोलर डेवलप किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमने I2C सेल कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाने के लिए नेक्सिस A7 के टेम्परेचर सेंसर के साथ ये जो कंट्रोलर डेवलप किया है ये हार्ड कोडेड है, ये जेनेरिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोलर है ये जस्ट इसी I2C टेम्परेचर सेंसर के साथ कम्युनिकेट करेगा जो कि नेक्सिस A7 FPG बोर्ड के ऊपर अवेलेबल है। ये कंट्रोलर का जो डिज़ाइन है ये वैलिड नहीं है अगर आप कोई और I2C की जो डिवाइस है या कोई सेंसर है उसके साथ इसको अगर आप यूज़ करना चाहें। तो आज के ट्यूटोरियल वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह हम एक जेनेरिक I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल परफॉर्म करने के लिए एक जेनेरिक कंट्रोलर किस तरह डेवलप कर सकते हैं जो कि किसी भी डिवाइस के साथ जो कि I2C सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ कर रही हो उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके। तो ये जो स्पेसिफिक कंट्रोलर है जो हमने इस टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग डेवलप किया है नेक्सिस A7 के टेम्परेचर सेंसर के साथ, ये भी बिल्कुल फंक्शनल है, FPG बोर्ड के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और I2C टेम्परेचर सेंसर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और उससे डाटा लेकर 7 सेगमेंट्स के ऊपर शो करवा रहा है। तो लेकिन ये जेनेरिक नहीं है। तो आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने जेनेरिक जो कंट्रोलर है उसको डेवलप करना है। तो उस जेनेरिक कंट्रोलर को डेवलप करने का ही हमारे पास मैंने डिज़ाइन इसको डेवलप किया है। उसकी सबसे पहले मैं आपको अगर ब्लॉक डायग्राम दिखा दूं तो ये जो है ओवरऑल हमारे सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम है। अब इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा है ये जेनेरिक I2C मास्टर कंट्रोलर है, ये जेनेरिक है। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी तरह के I2C सेंसर के साथ या किसी भी तरह की जो I2C की जो डिवाइस है उसके साथ ये कम्युनिकेट कर सकता है। और ये स्पेसिफिक कंट्रोलर है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर है तो ये कंट्रोलर इस टेम्परेचर कंट्रोलर के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो ये वाला जो कंट्रोलर है ये वाला ये जेनेरिक है और ये वाला ये स्पेसिफिक है। ये यहाँ पे आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पे अब ADT7420 टेम्परेचर सेंसर है, तो ये जो कंट्रोलर होगा ये जेनेरिक कंट्रोलर सेम रहेगा किसी भी डिवाइस के लिए और इस सेंसर या इस डिवाइस के अकॉर्डिंग हम अपने इस कंट्रोलर को जस्ट मॉडिफाई करेंगे। तो इस तरह जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि इस जेनेरिक कंट्रोलर को डेवलप करना जो कि किसी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर ले। और इस ट्यूटोरियल के अंदर वो हमारी डिवाइस ये ADT7420 टेम्परेचर सेंसर ही है। और फिर इस जेनेरिक कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हम भी किस तरह डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके पास I2C LCD हो तो ये कंट्रोलर सेम रहेगा और उस LCD के हिसाब से जो इसकी कमांड्स होंगी ये वाला हमारा कंट्रोलर जो है वो वेरी करेगा। तो चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। इस डिज़ाइन 1 को जो कि स्पेसिफिक कंट्रोलर था जस्ट बेस्ड ऑन दिस टाइमिंग डायग्राम, तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने सबसे पहले मैं आपको जो जेनेरिक कंट्रोलर है इसका जो डिज़ाइन है उसको शो कर देता हूँ। तो अगर आप अपने लास्ट वीडियो से रिकॉल करें तो I2C सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस होते हैं। हमें स्टार्ट कंडीशन जनरेट करवानी होती है, फिर स्टॉप कंडीशन जनरेट करवानी होती है, उसके बाद रीस्टार्ट कंडीशन चाहिए होती है। उसके बाद हमने जो एक टास्क कर सकते हैं वो है कि 8 बिट का जो डाटा है वो जो मास्टर है उसको राइट करेगा और फिर जो स्लेव है उसको एक्नॉलेज करेगा। या फिर जो नेक्स्ट एक्शन हो सकता है I2C के अंदर वो ये है कि मास्टर 8 बिट का डाटा जो है वो रीड करेगा और उसके बाद उसको एक्नॉलेज करेगा या नॉट एक्नॉलेज करेगा। तो ये बेसिक 5 टाइप्स ऑफ एक्शंस हैं जो कि I2C का जो मास्टर कंट्रोलर है उसको परफॉर्म करने हैं। तो अब हमने क्या काम किया है कि इन एक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए
एक स्टेट मशीन डिज़ाइन कर ली है। तो ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, ये स्टार्ट कंडीशन है, ये रीस्टार्ट है, ये स्टॉप कंडीशन है, और ये डाटा स्टेट को हमने किस तरह 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। तो अब बेसिकली ये हमारा जो है वो जेनेरिक I2C मास्टर कंट्रोलर है। तो अब हम बेसिकली ऊपर आपको 5 एक्शंस दिखाए हैं, उन 5 एक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल कमांड। ये वाला जो हमारा कंट्रोलर है ये जस्ट कमांड इशू करेगा इस I2C मास्टर को, जो कि जेनेरिक है, कि क्या ये कमांड यहाँ पे कमांड देगा कि I2C मास्टर को कि आप स्टार्ट कंडीशन इनिशिएट करवा दें। तो जैसे ही इसको स्टार्ट की कमांड मिलेगी ये स्टार्ट कमांड इनिशिएट कर देगा। उसके बाद अगर हमने रीस्टार्ट करवाना है तो ये रीस्टार्ट की कमांड यहाँ पे दे देगा। तो ये जो I2C मास्टर है बेसिकली ये जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है उससे कमांड्स लेगा और उसके कमांड्स के हिसाब से स्टार्ट कंडीशन, स्टॉप कंडीशन, रीस्टार्ट कंडीशन या डाटा राइट करना या डाटा रीड करना, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली ये जो I2C मास्टर है इसके अंदर ये हमने सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है जो कि स्टार्ट कंडीशन जनरेट कर सकता है, स्टॉप कंडीशन जनरेट कर सकता है, रीस्टार्ट कंडीशन जनरेट कर सकता है, डाटा को राइट कर सकता है और डाटा को रीड कर सकता है। लेकिन इसने किसी भी गिवन टाइम पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है ये जो एक्सटर्नल कंट्रोलर है या डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है ये स्पेसिफाई करेगा अपनी कमांड के हिसाब से। ये बेसिकली जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है ये इसको कमांड इशू करेगा कि आप स्टार्ट कंडीशन जनरेट कर दें या स्टॉप कंडीशन जनरेट कर दें या रीस्टार्ट कंडीशन जनरेट कर दें। तो I2C मास्टर जो कि जेनेरिक कंट्रोलर है इसने इस सेंसर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो किसी भी गिवन टाइम के ऊपर इसने कौन सी कंडीशन के तहत अपना ये SD और SCL का सिग्नल जनरेट करना है ये हमारा ये वाला जो कंट्रोलर है ये स्पेसिफाई करेगा। तो अभी हम इस I2C मास्टर कंट्रोलर का जो डिज़ाइन है उसको देख लेते हैं। तो ये इसकी स्टेट मशीन है कि आप अज्यूम करें कि हम इनिशियली आइडल स्टेट में हैं और वहाँ पे रेडी सिग्नल 1 है और कमांड हमारे पास आई थी स्टार्ट कमांड। अब स्टार्ट कमांड का मतलब यह है कि आपने स्टार्ट कंडीशन जनरेट करनी है। तो जैसे जो CMD है वो स्टार्ट कमांड के इक्वल आएगा या जो कमांड सिग्नल है वो स्टार्ट कमांड होगा। तो ये जो जेनेरिक I2C मास्टर कंट्रोलर है ये स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 स्टेट के ऊपर जाएगा और स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 स्टेट के ऊपर SD और SCL सिग्नल कैसे जनरेट होंगे वो यहाँ पे ये हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि स्टार्ट 1 आइडल में दोनों 1 1 है। स्टार्ट 1 के ऊपर SCL 1 होगा और SDA 0 होगा और स्टार्ट 2 के ऊपर SCL 0 होगा और SDA भी 0 होगा। तो अगर आइडल स्टेट में स्टार्ट की कमांड आती है तो जो जेनेरिक I2C मास्टर कंट्रोलर है वो स्टार्ट कंडीशन जो है वो जनरेट कर देगा SDA के ऊपर SCL के ऊपर और उसके बाद एक स्टेट पे चला जाएगा होल्ड स्टेट। होल्ड स्टेट का बेसिकली आप कह सकते हैं कि वेट स्टेट है। यहाँ पे वो वेट करेगा नई कमांड का कि नई कमांड कौन सी आती है। तो जैसे ही कोई नई कमांड आएगी तो उसके हिसाब से जो है वो सिग्नल जनरेट करेगा। अब अज्यूम करें हमने स्टार्ट कंडीशन जनरेट कर ली। अब हम होल्ड स्टेट के ऊपर आ गए। तो होल्ड के ऊपर अगर आपने स्टॉप जो कमांड का सिग्नल है एक्सटर्नल कमांड वो स्टॉप कमांड आ जाती है तो इट मीन्स के जो I2C मास्टर कंट्रोलर है उसने अब स्टॉप कंडीशन जो है वो जनरेट करनी है। तो स्टॉप कंडीशन जनरेट करने के लिए वो स्टॉप 1 स्टेट में जाएगा, स्टॉप 2 स्टेट के अंदर जाएगा और स्टॉप 1 और स्टॉप 2 के अंदर जो SDA SCL कैसे चेंज होंगे वो यहाँ पे शो किया हुआ है। स्टॉप 1 के ऊपर SCL 1 होगा और SDA 0 होगा। स्टॉप 2 के ऊपर SDA भी 1 हो जाएगा और SCL भी 1 हो जाएगा, SDA भी 1 हो जाएगा। उसके बाद दोनों आइडल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें अगर होल्ड स्टेट में कमांड जो है वो स्टॉप कमांड आ जाती है तो होल्ड स्टेट से स्टॉप 1 और स्टॉप 2 से होते हुए दोबारा सिस्टम जो है वो आइडल स्टेट में चला जाएगा। इसी तरह अगर रीस्टार्ट करना है कि हमने दोबारा जो I2C प्रोटोकॉल है उसको दोबारा से स्टार्ट करवाना है तो उसकी कमांड है रीस्टार्ट। तो होल्ड से जैसे उसको रीस्टार्ट कमांड मिलेगी तो रीस्टार्ट में आप देख सकते हैं कि रीस्टार्ट स्टेट में SCL भी 1 होगा, SDA भी 1 होगा और उसके बाद फिर स्टार्ट 1 में चला जाएगा, फिर स्टार्ट 2 में। तो बेसिकली ये रीस्टार्ट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे हो रहा है। इसी तरह अगर रीड कमांड आ जाता है या राइट कमांड आ जाता है होल्ड स्टेट के ऊपर जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है वो रीड की कमांड इशू कर देता है या राइट की कमांड इशू कर देता है। तो जो I2C मास्टर कंट्रोलर है वो डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और डाटा 4 स्टेजेस के ऊपर जाएगा
और उसके बाद डाटा एंड के ऊपर जाएगा। और डाटा 1 से लेकर डाटा 4 तक ये जो है एक SCL का क्लॉक साइकिल है। और एक SCL की क्लॉक साइकिल को हमने 4 सब पार्ट्स के अंदर या 4 स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। और जो डाटा 1 स्टेट है वहाँ पे हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और डाटा 2 और डाटा 3 स्टेट्स के दरमियान हम जो डाटा रिसीव सेंसर से करना है तो उस स्टेट के ऊपर करेंगे। तो बेसिकली अगर राइट की कमांड आती है या रीड की कमांड आती है तो हम सेम ही स्टेट्स के अंदर डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और डाटा 4 स्टेट्स के ऊपर जाएंगे। तो जैसे ही हम होल्ड स्टेट से रीड या राइट की कमांड हमें मिलेगी तो हम डाटा 1 से लेकर डाटा 4 स्टेट्स के ऊपर मूव करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे हम एक काउंटर रजिस्टर इनिशियलाइज करवा देंगे बिट रजिस्टर के नाम से या बिट काउंट के नाम से। ये 9 बिट को काउंट करेगा। तो हम करेंगे क्या कि अगर जो होल्ड स्टेट के ऊपर राइट की कमांड आ रही है तो राइट की कमांड का मतलब ये है कि मास्टर जो है वो 8 बिट का डाटा सेंड करेगा स्लेव को, और अगर रीड की कमांड आ रही है तो इसका मतलब है मास्टर 8 बिट का डाटा रिसीव करेगा और स्लेव से। जो 9th बिट है वो बेसिकली हमने एक्नॉलेज के लिए रिज़र्व की हुई है। अगर मास्टर जो है वो डाटा राइट कर रहा है तो 9th बिट के ऊपर या जब काउंटर की वैल्यू 9 हो जाएगी तो जो मास्टर है वो स्लेव से एक्नॉलेज रिसीव करेगा अगर वो उसने राइट की कमांड इशू की हुई है। और अगर मास्टर ने रीड की कमांड इशू की है तो इसका मतलब है मास्टर जो है वो स्लेव से 8 बिट का डाटा रिसीव कर रहा है, तो 9th क्लॉक साइकिल SCL के 9th क्लॉक साइकिल के ऊपर जो मास्टर है वो उसको एक्नॉलेज करेगा। तो इस वजह से जो बिट रजिस्टर है ये 9 बिट का काउंटर है। तो अगर 1 से काउंट करेंगे तो 1 से 9 तक ये चलेगा काउंटर, अगर 0 से काउंट करेंगे तो 0 से लेकर 8 तक ये काउंटर चलेगा। और जो लास्ट वाला क्लॉक साइकिल होगा SCL का उसके ऊपर जो एक्नॉलेज बिट है मास्टर या उसको सेंड करेगा अगर वो डाटा रिसीव कर रहा है, और अगर मास्टर डाटा सेंड कर रहा है तो वो जो एक्नॉलेज बिट उसको रिसीव करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने केस इन डाटा 1 से लेकर डाटा 4 स्टेट्स के ऊपर हमने कब तक मूव करना है जब तक हमारा जो बिट रजिस्टर है वो लेस दैन 8 नहीं हो जाता। जब तक बिट रजिस्टर लेस दैन 8 है तो इसका मतलब है अभी हम डाटा बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जैसे बिट रजिस्टर 8 हो गया तो इट मीन्स कि अब एक्नॉलेज बिट आ गई है, तो एक्नॉलेज बिट जो है उसको हम रिसीव करके या उसको सेंड करके दोबारा यहाँ से डाटा एंड स्टेट से होल्ड स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा जो जेनेरिक कंट्रोलर है उसका स्टेट मशीन बेस्ड डिज़ाइन है। अब यहाँ पर हम जो है मैं आपको इसका इसी स्टेट मशीन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये हमारा I2C मास्टर का डिज़ाइन है। तो यहाँ पे देखें ये एग्जैक्टली सेम इसी जो है ये वाला जो I2C मास्टर है इस स्टेट मशीन की बेस पे हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इनिशियली इसको नोट करें तो आइडियल स्टेट में SCL भी 1 है, SDE भी 1 है और रेडी सिग्नल जो है वो भी 1 है। डन को 0 किया हुआ है और डाटा फेज को 0 किया हुआ है। डाटा फेज सिग्नल का मीनिंग ये है कि क्या हम डाटा फेज स्टेट के अंदर डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 या डाटा 4 स्टेट के ऊपर हैं, तो ये जो डाटा फेज का सिग्नल है सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के ऊपर जो है वो 1 होगा। तो ये इंटरनल सिग्नल एक डिफ़ाइन किया हुआ। उसके बाद अगर और दूसरी अगर आप यहाँ पे नोट करें, एक तो I2C मास्टर को कमांड सिग्नल मिलेगा कि स्टार्ट कमांड है, स्टॉप कमांड है, रीस्टार्ट कमांड है, और एक ये राइट कमांड है कि ये कमांड कब भी इस पर अपना एक्शन स्टार्ट करेगा जब ये राइट कमांड जो है वो 1 होगी। और ये हमने स्टार्ट कमांड वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई हैं। ये देखें स्टार्ट कमांड 0 और राइट कमांड को 1 के साथ लिखा हुआ है, रीड कमांड 2 है और स्टॉप कमांड का जो कोड है वो 3 है और रीस्टार्ट कमांड का जो कोड है 4 है। तो ये यूज़र डिफाइंड कमांड्स हैं, या आप किसी भी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी I2C मास्टर में अगर देखें तो अगर आप इनिशियली हम आइडियल स्टेट के ऊपर हैं
और राइट कमांड अगर 1 आती है और एंड CMD कमांड अगर जो CMD है वो स्टार्ट कमांड है। तो अब ये इसकी इनपुट्स हैं दोनों। अगर इसको कमांड सिग्नल भी आ गया और राइट कमांड दोनों 1 है तो और जो कमांड है वो स्टार्ट कमांड है, तो हम आइडल स्टेट से मूव करेंगे स्टार्ट 1 के ऊपर। और स्टार्ट 1 के ऊपर हमने इसके जो हमारी ये सिग्नल्स हैं ये 1 0 यहाँ से देख के उसको 1 या 0 कर देंगे। तो स्टार्ट 1 स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे और यहाँ पे कब तक रहेंगे, K2 साइकिल्स तक। और K2 आपको पता है कि ये हाफ SCL का क्लॉक साइकिल के इक्वल टाइम है। फिर स्टार्ट 1 से स्टार्ट 2 के ऊपर मूव कर जाएंगे। ये एक मैंने इंटरनल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है कि मास्टर एक्नॉलेज, बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर के एक्नॉलेज को 0 किया हुआ है कि मास्टर जो है वो एक्नॉलेज को एक्नॉलेज करेगा तो मास्टर 0 सेंड करेगा, और मास्टर नॉट एक्नॉलेज करेगा तो मास्टर 1 सेंड करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये मैंने इसको एक्नॉलेज सिग्नल का समझ लें कि मास्टर के एक्नॉलेज सिग्नल का एक वेरिएबल बनाया हुआ है MACK 0। अगर मास्टर नॉट एक्नॉलेज करना चाह रहा है तो उस सिग्नल को 1 के साथ डिफाइन किया हुआ है। तो स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 स्टेट जाने के बाद हम होल्ड स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, और होल्ड स्टेट के ऊपर जाके अब मास्टर जो है वो वेट करेगा कि नई कमांड क्या आएगी। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा दिया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें स्टेट मशीन में अगर बाद दफ़ा एंट्री लिखा होता है तो एंट्री का मतलब होता है कि जैसे ही आप इस स्टेट मशीन के अंदर एंटर होंगे तो ये वाले फंक्शंस एग्जीक्यूट कर जाने हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये जस्ट फर्स्ट क्लॉक साइकिल के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इस तरह स्टेट मशीन के ऊपर आप एंट्री कंडीशन लगा सकते हैं, ड्यूरिंग कंडीशन लगा सकते हैं और एग्जिट कंडीशन लगा सकते हैं। ये मैटलैब का स्टेट फ्लो का सिंटैक्स है। तो अगर आपने एंट्री कंडीशन के अंदर नीचे कुछ अपनी ये कमांड्स लिखी हुई हैं तो इसका मतलब है ये कमांड्स विद इन द फर्स्ट क्लॉक साइकिल्स इशू हो जाएंगी और उसके बाद ये कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो कमांड्स हैं जैसे ही स्टार्ट 2 से हम होल्ड स्टेट मशीन के अंदर होल्ड स्टेट के ऊपर आएंगे ये कमांड्स इशू हो जाएंगी। रीड सिग्नल 1 हो जाएगा, रेडी सिग्नल 1 हो जाएगा, और ड्यूरिंग स्टेट के अंदर के जब तक हम इस स्टेट के ऊपर रहेंगे तो रेडी सिग्नल फिर 0 रहेगा, फिर डन सिग्नल 0 रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो एंट्री के ऊपर मैंने रेडी सिग्नल को 1 किया हुआ है और ड्यूरिंग के ऊपर मैंने इसको 0 किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि रेडी सिग्नल जस्ट एक क्लॉक साइकिल तक बन रहे हैं, उसके बाद फ़ौरन से 0 हो जाए। बिट काउंट को हमने 9 से इनिशियलाइज करवा दिया। जो डी इन है ये जो इनपुट डाटा है, जो एक्सटर्नल जो हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है उसको 5 ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं 8 बिट के अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डी इन है इसको पहले 5 ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो डी इन 0 बना दिया फिक्स्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसके साथ एमनैक या आप कह लें डी इन 0 के साथ या डी इन 8 बिट का जो डाटा है उसके साथ जो नॉट एक्नॉलेज बिट है उसको मैं कंकैटिनेट कर रहा हूँ। तो टोटल हमारे पास 8 बिट का जो 9 बिट का है वो डाटा बन गया। तो मास्टर अगर स्लेव को डाटा सेंड करना चाह रहा है और तो उस जो फर्स्ट 8 बिट हैं वो एक्चुअल डाटा बिट्स हैं, और उसके बाद मास्टर ने एक्नॉलेज करना है या नॉट एक्नॉलेज करना है। तो मैंने जो नॉट एक्नॉलेज है वो इसके साथ कंकैटिनेट कर दिया है। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है वो टोटल 9 बिट का डाटा है। और नॉट एक्नॉलेज बिट हम क्यों बाय डिफ़ॉल्ट डाटा के साथ अपेंड कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम 1 बाइट ऑफ डाटा स्लेव से रिसीव करेंगे, साथ ही उसको नॉट एक्नॉलेज कर देंगे। नॉट एक्नॉलेज का मतलब ये होता है कि हम आपसे दोबारा नया डाटा रिसीव नहीं करना चाह रहे। तो इस वजह से हम 1 बाइट ऑफ डाटा रिसीव करेंगे, साथ उसको नॉट एक्नॉलेज करेंगे, और नॉट एक्नॉलेज करने के बाद दोबारा से ओल्ड स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। तो इस वजह से हम अपने जो डी इनपुट डाटा है उसके साथ नॉट एक्नॉलेज वाला सिग्नल बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऑन कर रहे हैं। और ये एक इंटरनल वेरिएबल एक्स आउट बना रहे हैं 0 के साथ, और जो बिट काउंट एक वेरिएबल 9 के साथ उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब होल्ड स्टेट के ऊपर दोबारा हम ये वेट करेंगे। अगर राइट कमांड जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है वो 1 इशू करता है और ये 2 क्लॉक साइकिल तक ये स्टेट वैलिड रहेगी, और उसके बाद हम रेडी सिग्नल को 0 कर देंगे। ये रेडी सिग्नल अगर आप यहाँ पे 0 ना भी लिखें तब भी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये रेडी सिग्नल 0 डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो राइट कमांड जैसे ही एक्सटर्नल मास्टर होल्ड स्टेट पे जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर अगर वो 1 इशू करेगा तो अब इसकी बेस पे हमारी ट्रांजिशंस हो जाएंगी। ये देखिए
होल्ड स्टेट के ऊपर है तो स्टॉप कमांड आती है, तो स्टॉप 1 और स्टॉप 2 से होते हुए आइडियल स्टेट में। अगर होल्ड पे है, रीस्टार्ट है, तो रीस्टार्ट से होते हुए दोबारा स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 दोबारा होल्ड पे। और अगर रीड या राइट की कमांड आती है तो डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और डाटा 4 और लास्ट स्टेट पे डाटा एंड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमने किया हुआ है। ये देखिए, अगर रीस्टार्ट कमांड आती है यहाँ से तो एस रीस्टार्ट में चले जाएंगे और यहाँ से दोबारा इधर। और अगर यहाँ से स्टॉप कमांड आती है तो स्टॉप कमांड से स्टॉप 1 और स्टॉप 1 से स्टॉप 2 और फिर स्टॉप 2 से दोबारा आइडियल स्टेट में। और उसके बाद अगर हमारी जो CMD राइट कमांड है या रीड, या और का सिंबल है, CMD और जो कमांड है वो राइट कमांड आ रही है या रीड कमांड आ रही है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे डाटा 1 स्टेट पर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से गए डाटा, ये जंक्शन है कि इसका मतलब है कि यहाँ पे गए, फिर यहाँ से इधर गए और फिर यहाँ से इधर। तो डाटा 1 स्टेट पे चले गए। डाटा 1 स्टेट पे जाके आप यहाँ पे अगर आप देखें तो डाटा 1 पे जो एक्चुअल हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ पे है और SCL सिग्नल 0 रखना है। तो यहाँ पे देखें एंट्री, जैसे ही डाटा 1 स्टेट के अंदर एंटर होंगे SCL को 0 कर देंगे। और SD जब हमने डाटा सेंड करना है तो टेम्प, जो हमने ये टेम्प रजिस्टर यहाँ पे डिफाइन किया 8 बिट का डाटा और लास्ट एक्नॉलेज बिट, नॉट एक्नॉलेज बिट। टेम्प की जो बिट काउंट है, ये बिट गेट है, तो टेम्प 8 बिट का डाटा है प्लस एक नॉट एक्नॉलेज बिट, तो टोटली 9 बिट का डाटा है। तो इसकी टेम्प की कौन सी बिट, टेम्प जो 9 बिट का डाटा है, इसकी कौन से इंडेक्स से हमने डाटा लेना है और SDE पे सेंड करना है, तो वो बिट काउंट डिफाइन करेगा। बिट काउंट की इनिशियल वैल्यू 9 है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो टेम्प है उसकी जो 9th बिट है, अगर आप 1 से 9 तक काउंटिंग करें तो टेम्प की जो MSB है ये 9th बिट है, अगर बिट काउंट 1 है, उसको SDE लाइन पर ये इशू कर देगा। और बेसिकली जो क्योंकि हम I2C के अंदर पहले MSB ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बिट काउंट पहले ही 9 है। जो टेम्प की 9th पोजीशन से डाटा आएगा और SDE पर चला जाएगा। अब क्योंकि हम डाटा 1 स्टेट के ऊपर आ गए हैं तो हमने डाटा फेज़ को 1 कर दिया। डाटा फेज़ सिग्नल तब तक 1 रहेगा जब तक हम डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और डाटा 4 स्टेट्स के ऊपर नहीं रहेंगे। जब तक हम इन 4 स्टेट्स के ऊपर हैं तो डाटा फेज़ सिग्नल 1 रहेगा, और जैसे ही हम इनमें से इन 4 स्टेट्स में से रिमूव हो जाएंगे तो ये डाटा फेज़ सिग्नल 0 हो जाएगा। उसके बाद डाटा 2 स्टेट में देखें तो डाटा 2 स्टेट के ऊपर SCL 1 हो गया और SDE हमने पहले इनिशिएट कर दिया है। तो ये देखें SCL को जस्ट 1 कर दिया। डाटा 3 स्टेट के ऊपर, अब यहाँ पे अगर आप नोट करें, क्योंकि रीड और राइट के लिए सेम स्टेट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो अगर हमने डाटा राइट करना है या डाटा मास्टर ने भेजना है तो वो डाटा 1 स्टेट के ऊपर ये काम हो रहा है यहाँ पे। और अगर मास्टर डाटा रिसीव कर रहा है तो वो डाटा 3 स्टेट की एंट्री कंडीशन के ऊपर हो रहा है। तो जैसे ही सिस्टम डाटा 2 से डाटा 3 के ऊपर जंप करेगा तो ये SDE इनपुट पे जो डाटा आ रहा होगा वो X आउट की बिट काउंट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली स्टेट नंबर डाटा 3 के ऊपर जो SDE इन के ऊपर जो स्लेव की तरफ से डाटा आ रहा है वो X आउट जो 9 बिट का एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके बिट काउंट इंडेक्स के ऊपर ये जो डाटा है वो चला जाएगा। तो अगर इनिशली यहाँ पे बिट काउंट की वैल्यू 9 है और SDE 1 है, 1 आ रहा है, तो बेसिकली X आउट की जो 9th इंडेक्स है उस पर ये 1 शिफ्ट हो जाएगा और X आउट की जो 9th बिट है वो ऑन हो जाएगी या 1 हो जाएगी। या अगर SDE 0 है तो X आउट की जो 9th बिट है उसको वो 0 हो जाएगा। उसके बाद डाटा 3 स्टेट से हम डाटा 4 पे चले जाएंगे और यहाँ पर हर स्टेट के ऊपर जो SCL का सिग्नल है वो 1 होना है या 0 होना है, वो यहाँ से हम इससे देख के हम वो डिफाइन कर दें। और ये जो हर स्टेट है डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और डाटा 4, ये क्वार्टर SCL साइकिल के लिए वैलिड है। तो इस वजह से ये हर जो स्टेट है वो आफ्टर K1 टिक हम वहाँ से जंप करेंगे नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। अब यहाँ पे देखें डाटा 4 स्टेट के बाद आपने जो बिट काउंट वेरिएबल है कि 1 बिट का डाटा आपने सेंड कर लिया या रिसीव कर लिया, बिट काउंट का जो वेरिएबल है उसको 1 से डिक्रीमेंट कर देना है। अब जब हमने वेरिएबल को डिक्रीमेंट किया तो बिट काउंट अगर ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब अभी तक 0 नहीं हुआ, तो हम दोबारा इसी स्टेट के ऊपर जाएंगे और जब 0 हो जाएगा, हम 0 हो जाने का मतलब ये है
कि हमने जो 8 बिट का डाटा है वो सेंड कर दिया या 8 बिट का डाटा रिसीव कर लिया, और साथ जो एक्नॉलेज सिग्नल है उसको भी हमने सेंड कर लिया या रिसीव कर लिया बेस्ड ऑन द रीड और राइट कमांड। तो अब यहाँ पे जो बिट काउंट वेरिएबल है वो 1 से लेकर 9 तक है। ये देखें 9 के साथ इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो 1 से लेकर 9 तक अगर बिट काउंट का वेरिएबल रन करता है तो इसका मतलब है हमने जो 8 बिट का डाटा है उसको सेंड कर दिया, साथ जो एक्नॉलेज बिट है उसको रिसीव कर लिया। और जैसे ही बिट काउंट का वेरिएबल 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि एक्नॉलेज वाला भी काम हो गया और डाटा सेंड या रिसीव भी हो गया। तो जैसे ही अगर बिट काउंट का वेरिएबल 0 से ग्रेटर रह रहा है तो हम इन्हीं स्टेज के ऊपर मूव करते रहेंगे, और जैसे ही बिट काउंट का ये 1 लिखा होगा पहले ये कंडीशन चेक होगी, और जैसे ही बिट काउंट का वेरिएबल 0 होगा तो हम यहाँ से इधर डाटा एंड स्टेट के ऊपर आ जाएंगे, और इस स्टेट के ऊपर हम दोबारा से हम यहाँ पे STL को भी 0 कर देंगे, SDO को भी 0 कर देंगे, और ये जो स्टेट है ये जस्ट क्वार्टर साइकिल के लिए वैलिड है, और डाटा फेज को भी 0 कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो जो एक्स आउट है ये वो वेरिएबल है जो कि सेंसर से डाटा रिसीव कर रहा था एक एक बिट करके, और ये 9 बिट का ये के वेरिएबल है। तो इस एक्स आउट की जो लास्ट वाली बिट है वो बेसिकली जो एक्नॉलेज जो सिग्नल है वो उसको वो कंटेन करेगी। हमें जो इसका 8 बिट का डाटा है वो जस्ट चाहिए। तो इस एक्स आउट के इंडेक्स नंबर 2 से लेकर 9 तक जो हमारा एक्चुअल डाटा है जो सेंसर की तरफ से आ रहा होगा वो प्रेजेंट होगा, और उसको हम डी आउट वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। जो लास्ट या इसके LSB पे जो डाटा होगा वो एक्नॉलेज बिट होगी जो कि बेसिकली मास्टर इशू करेगा। तो वो एक्नॉलेज बिट यहाँ पे इसके LSB के ऊपर भी आ जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो हमने जब इस एक्स आउट से अपना डाटा ले लिया तो साथ ही हमने डन सिग्नल को ऑन कर दिया, और उसके बाद हम डाटा एंड स्टेट से दोबारा होल्ड स्टेट के ऊपर चले गए, और होल्ड स्टेट के ऊपर जाके दोबारा जो ये I2C जेनेरिक कंट्रोलर है ये मास्टर से जो एक्सटर्नल डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है उससे कमांड का वेट करेगा नेक्स्ट एक्शन के लिए कि क्या दोबारा ये सारा काम रिपीट करना है या दोबारा से आइडल स्टेट पे जाना है या स्टॉप करवाना है। तो ये सारा यहाँ पे दोबारा से चेक होगा। तो ये हमारा डिज़ाइन है I2C मास्टर जेनेरिक कंट्रोलर का। अच्छा, अब यहाँ पे SDA डायरेक्शनल सिग्नल ये कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शनल सिग्नल यहाँ पे चाहिए हमें ट्राई स्टेट बफर को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपको पता है कि अगर SDA डायरेक्शन सिग्नल ऑन है तो मास्टर इज सेंडिंग डाटा टू द स्लेव, और अगर SDA डायरेक्शन सिग्नल 0 है तो इसका मतलब मास्टर इज रिसीविंग डाटा फ्रॉम द स्लेव। तो मास्टर कब डाटा तो इस SDA डायरेक्शन सिग्नल को कब 1 होना चाहिए और कब 0 होना चाहिए, तो उसकी कंडीशन हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। इसके अंदर तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है स्लेव ड्राइविंग SDA कि कब जो स्लेव है वो SDA सिग्नल को ड्राइव करेगा, कि जो स्लेव है वो कब SDA लाइन का कंट्रोल हासिल करेगा। तो वो कब करेगा, जब हम डाटा फेज के अंदर होंगे, बेसिकली डाटा 1 से डाटा 4 स्टेट के ऊपर होंगे, और जो CMD है जो कमांड है वो रीड कमांड होगी। रीड कमांड का मतलब है कि जो स्लेव है वो डाटा सेंड कर रहा होगा मास्टर को। तो स्लेव मास्टर को तब भी डाटा सेंड कर सकता है जब जो स्लेव है वो SDA लाइन का कंट्रोल लेगा, और उसके बाद जो बिट काउंट वेरिएबल है वो 1 से ग्रेटर होगा। 1 से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि जो मास्टर है जो स्लेव है वो भी एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि जो लास्ट अगर जो स्लेव है वो मास्टर को डाटा सेंड कर रहा है तो जो 9th क्लॉक साइकिल होगा, 9th क्लॉक साइकिल के ऊपर जो मास्टर है वो स्लेव को एक्नॉलेज करेगा। तो 9th क्लॉक साइकिल के ऊपर जो स्लेव है उसने SDA लाइन को रिलीज़ करना है। तो इस वजह से ये कंडीशन लगाई है कि डाटा फेज सिग्नल ऑन हो और CMD जो कमांड है वो रीड कमांड हो और बिट काउंट 1 हो, बिट काउंट 1 से ग्रेटर हो। तो इस कंडीशन के तहत जो स्लेव है वो SDA लाइन को ड्राइव कर रहा होगा। और यह सेकंड कंडीशन कब बनती है कि डाटा फेज सिग्नल के अंदर हो, कमांड अगर आपकी राइट कमांड हो, राइट कमांड होने का मतलब है कि मास्टर जो है वो डाटा राइट कर रहा है स्लेव को। अब जब मास्टर डाटा राइट कर रहा होगा स्लेव को
तो अब स्लेव ने 9th SCL क्लॉक साइकिल के ऊपर इसको एक्नॉलेज करना है। तो यहाँ पे देखें, तो अगर राइट कमांड है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट SCL के जो फर्स्ट 8 क्लॉक साइकिल्स होंगे उसमें जो स्लेव है मास्टर से 8 बिट का डाटा रिसीव करेगा, और जैसे ही 9th क्लॉक साइकिल आएगा और बेसिकली जब बिट काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस टाइम पर जो स्लेव है उसने एक्नॉलेज करना है। तो स्लेव तब एक्नॉलेज करेगा जब उसके पास SDA लाइन का कंट्रोल होगा। तो बेसिकली ये कंडीशंस ये स्पेसिफाई करती हैं कि कब जो है स्लेव ने SDA लाइन का कंट्रोल हासिल करना है। और नीचे हमने ये लिखा हुआ है कि मतलब ये हमारा सर्किट इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर स्लेव जो है इस SDA लाइन का कंट्रोल लेना चाह रहा है तो SDA डायरेक्शन लाइन को ज़ीरो करना है। तो वो इस वजह से हमने इस स्लेव ड्राइविंग SDA को हमने नोट कर दिया। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि अगर ये सिग्नल 1 होगा, ये सिग्नल 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्लेव है वो SDA लाइन को कंट्रोल करेगा, लेकिन एक्सटर्नल बफर के हिसाब से उसको हमने ज़ीरो करना है तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो जब ये सिग्नल 1 होगा तो उस टाइम पे SDA डायरेक्शन लाइन 0 हो जाएगी। तो इफ़ SDA डायरेक्शन लाइन इज़ 0 इट मीन्स स्लेव इज़ ड्राइविंग द SDA लाइन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये होगा कि मास्टर इज़ ड्राइविंग द SDA लाइन। तो यहाँ पे बेसिकली ये कंडीशन ये स्पेसिफाई कर रही है कि वो कौन से इवेंट्स होंगे या वो कौन सी कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस के तहत जो स्लेव है वो SDA लाइन को ड्राइव करेगा। तो बेसिकली इस जो SDA डायरेक्शन लॉजिक ये जो ब्लॉक है ये बिट काउंट, डाटा फेज और कमांड की बेस पे SDA डायरेक्शन सिग्नल को ऑन या ऑफ कर रहा है, और ये जो SDA डायरेक्शन सिग्नल है ये इस ट्राई स्टेट बफर को कंट्रोल कर रहा है। तो जब स्लेव बेसिकली SDA लाइन को कंट्रोल कर रहा है, जो SDA लाइन डायरेक्शन 0 होगा तो ये बफर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो बफर है ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। जब ये SDA डायरेक्शन लाइन 0 होगी, ये बफर यहाँ से ओपन हो गया, तो ये जो SDA लाइन अब क्योंकि स्लेव जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ से डाटा आएगा इधर, फिर यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर, इस तरह करके। और जैसे जब SDA लाइन 1 होगी तो ये बफर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये मास्टर जो है इसको राइट कर सकेगा, और जब SDA डायरेक्शन लाइन 0 होगी तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे अब इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ से डाटा इधर इसकी इनपुट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जब SDA डायरेक्शन सिग्नल 1 है तो इसका मतलब ये शॉर्ट है। ये इस केस में जब ये शॉर्ट है तो मास्टर अब जो है वो डाटा सेंड कर रहा है स्लेव को, और वही डाटा उसके इनपुट पे भी आ रहा होगा क्योंकि ये शॉर्ट है। तो बेसिकली जो मास्टर जब ये बफर शॉर्ट हो जाएगा तो वही डाटा जो मास्टर से उस सेंसर की तरफ जा रहा होगा और वही डाटा मास्टर की दोबारा इनपुट के ऊपर भी आ रहा होगा। तो उस टाइम पर ये जो SDA इन डाटा है ये वही होगा जो SDA आउट से आ रहा होगा। और इसी तरह जब ये SDA डायरेक्शन लाइन 0 होगी, बेसिकली ये वाला, जब ये 0 होगा तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो अब मास्टर का तो इसके साथ कनेक्शन ख़त्म हो गया। अब उस टाइम पर स्लेव कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ से स्लेव से डाटा आएगा इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। तो ये इसकी लॉजिक है। तो इनपुट साइड पे डाटा हमने कब रीड करना है, कब वो हमारे लिए वैलिड डाटा होगा, जब SDA डायरेक्शन लाइन 0 होगी। जब SDA डायरेक्शन लाइन 1 होगा तो उस टाइम पे जो मास्टर आउटपुट डाटा कर रहा होगा एक्चुअल में वही दोबारा इनपुट पर भी आ रहा होगा, तो हमें उस टाइम पे उसको रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो इनपुट साइड से डाटा हम उसी टाइम पर रीड कर रहे हैं जब SDA डायरेक्शन लाइन 0 होगी। ओके जी, तो ये I2C का जो जेनेरिक ये बफर लॉजिक है, ये बेसिकली यहाँ पे बफर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और ये ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि ये इसका कोड जब हम VHDL के अंदर Xilinx विवाडो के ऊपर इसको सिंथेसाइज करेंगे, इसका जो मैटलैब के अंदर आप बफर को सिमुलेट नहीं कर सकते या इसका कोड जनरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जस्ट हमने एक बफर लॉजिक बना दी है, इसका ब्लॉक बना दिया और इसको डिफाइन कर दिया कि ये ब्लैक बॉक्स है। ये देखें,
तो ये देखें, ये HDL प्रॉपर्टीज अगर आप इस ब्लॉक की चेक करें तो ये ब्लैक बॉक्स सेट किया हुआ है। ब्लैक बॉक्स का मतलब यह है कि अब जब मैं इससे कोड जनरेट करूँगा, इस ब्लॉक का कोड जनरेट नहीं होगा। ये कोड मैं मैनुअली राइट करूँगा। अगर वेरिलॉग कोड जनरेट किया तो वेरिलॉग कोड लिखूँगा, अगर VHDL कोड जनरेट किया तो इस ब्लॉक का कोड मैं मैनुअली एंटर करूँगा। तो ये जो बफर लॉजिक है, इसका जो सिमुलिंक से कोड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सिमुलिंक के अंदर आप इस ट्राई स्टेट बफर को मॉडल नहीं कर सकते। तो इसका कोड हमें एक्सटर्नल मैनुअली राइट करके बफर लॉजिक का कोड ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। तो ये बफर लॉजिक बेसिकली इस ट्राई स्टेट बफर का कोड है जस्ट। ओके, तो ये I2C मास्टर का हमारे पास कंट्रोलर था। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये जेनेरिक I2C मास्टर कंट्रोलर है, ये किसी भी I2C डिवाइस के साथ अब कम्युनिकेट कर सकता है। अब इस जेनेरिक कंट्रोलर को यूज़ करते हुए हमने जो हमारे पास Nexus A7 के ऊपर टेम्परेचर सेंसर है, उस स्पेसिफिक उस कंट्रोलर उस टेम्परेचर सेंसर के लिए हमने कंट्रोलर डेवलप करना है। तो ये उस टेम्परेचर सेंसर स्पेसिफिक कंट्रोलर ये है, डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर। तो यहाँ पे आप देखें, तो अब ये जो स्टेट मशीन है, अगर हमने उससे डाटा लेना है तो वो अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ से लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नोट करें, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो स्लेव का एड्रेस है वो 4B है, और हम क्योंकि उसको रीड करना चाह रहे हैं, डाटा हमने उससे लेना है टेम्परेचर सेंसर से, तो इस वजह से हमारा जो रीड राइट सिग्नल है उसको 1 किया हुआ है। तो अगर आप स्लेव एड्रेस के साथ इस 1 को भी शामिल करें, तो ये देखिए मैंने बिट कॉन्केटिनेट किया हुआ है, स्लेव एड्रेस के साथ कॉन्केटिनेट किया हुआ है रीड राइट को। तो अगर मैंने इसको चेक करूँ तो ये क्या वैल्यू बनती है, ये 151 डेसिमल वैल्यू बनती है आफ्टर एडिंग द रीड राइट वैल्यू ऑफ 1 विद द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ द 4B विच इज़ स्लेव एड्रेस। अगर आप स्लेव एड्रेस के साथ इस रीड राइट सिग्नल को 1 को भी इसके साथ ही मैच कर ऐड करवा दें, तो ये जो वैल्यू है ये स्लेव एड्रेस ये 151 बनता है। स्लेव एड्रेस प्लस रीड, तो ये 151 वैल्यू है। तो यहाँ पे देखें, अब ये एक्सटर्नल कंट्रोलर है। ये जो अब कंट्रोलर है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है फॉर टेम्परेचर सेंसर जो कि Nexus A7 के ऊपर अवेलेबल है, और उसका एड्रेस है 151। तो यहाँ पे देखें, इस एक्सटर्नल या डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर की अब इनिशियल स्टेट एस आइडल है, वहाँ पे हमने राइट कमांड को 0 किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, ये राइट कमांड अब इसकी राइट कमांड में जा रही है, तो ये इनिशियली हमने 0 किया हुआ है। कुछ टाइम हम वेट कर रहे हैं, इस हाफ SL क्लॉक साइकिल का हम वेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम एसाइडल स्टेट से सेंड स्टार्ट कमांड स्टेट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट कमांड को 1 कर देंगे और CMD को हम स्टार्ट कमांड कर देंगे। तो राइट कमांड को भी हमने 1 कर दिया और CMD के ऊपर हमने स्टार्ट कमांड दे दी, और स्टार्ट कमांड हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। स्टार्ट कमांड बेसिकली 0 कोड है उसका, इसका राइट कमांड 1 है, रीड कमांड 2 है। ये यूज़र डिफाइन है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही CMD स्टार्ट कमांड होगा, तो अब क्योंकि ये जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है ये राइट कमांड को 1 कर रहा है और CMD को स्टार्ट कमांड कर रहा है, तो यहाँ से इसको राइट कमांड 1 मिलेगी और CMD इसको 1 मिलेगा। और 1 मिलने के बाद ये जो I2C मास्टर है ये क्या काम करेगा, ये जो स्टार्ट कमांड जो है वो सेंड करेगा बेसिकली यहाँ से। अब ये देखें, जैसे इसको यहाँ पे राइट कमांड मिलेगी, CMD मिलेगा, तो ये कंट्रोलर अपनी यहाँ से फंक्शन स्टार्ट करेगा। यहाँ से ये साइडल में जाएगा, स्टार्ट 1 में जाएगा, स्टार्ट 2 में जाएगा, और यहाँ पे जाके दोबारा वेट करेगा, और वेट करेगा तो ये रेडी सिग्नल दोबारा से ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये कंट्रोलर है, इसका जो रेडी सिग्नल है ये इसकी इनपुट पे जा रहा है कि ये कंट्रोलर जो जेनेरिक I2C मास्टर कंट्रोलर है वो इस टाइम पे किस स्टेट में है, क्या वो रेडी है नई कमांड लेने के लिए। तो ये जो रेडी इसकी आउटपुट है इसकी इनपुट पे जा रही है। तो यहाँ पे देखें, हम दोबारा स्टार्ट कमांड सेंड कर दी, हमने चेक करेंगे रेडी कमांड क्या, अगर रेडी 1 है तो इसका मतलब है मास्टर कंट्रोलर होल्ड स्टेट के ऊपर आ गया है और वो नई कमांड लेने के लिए रेडी है। तो अगर स्टार्ट कमांड के ऊपर रेडी 1 आ जाता है तो हम फिर स्लेव का जो एड्रेस है वो सेंड करेंगे, राइट कमांड को दोबारा से 1 कर देंगे। अब CMD जो कमांड है उसको हम राइट कमांड कर देंगे, और डी इन I2C के जो इनपुट है डी इन उस पर 151 अप्लाई कर देंगे। ये देखिए डी इन जो इसकी डी इन पे जा रहा है उस पर 151 अप्लाई कर देंगे,
और साथ राइट कमांड को 1 कर देंगे और CMD के ऊपर राइट कमांड लगा देंगे। और जो डाटा हमने ट्रांसफ़र करना है 151 है। अब ये 151 के अंदर स्लेव का एड्रेस भी है और रीड राइट बिट को 1 किया हुआ है। तो ये बेसिकली जो 8 बिट का डाटा है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर जो I2C मास्टर है जेनेरिक कंट्रोलर, वो इस राइट कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूट करवाने का मतलब क्या है कि यहाँ से वो जाएगा, क्योंकि राइट कमांड आ रही है, यहाँ से जाएगा इधर डाटा 1 स्टेट के ऊपर, ये सारी 9 टाइम ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा यहाँ पे होल्ड स्टेट के ऊपर आ जाएगा और रेडी सिग्नल को ऑन कर देगा। तो जैसे दोबारा से रेडी सिग्नल, ये कमांड राइट कमांड इशू होगी डी इन 151, जब ये 151 स्लेव को सेंड हो गया तो रेडी सिग्नल दोबारा से ऑन हो जाएगा। जब तक रेडी सिग्नल ऑन नहीं होगा हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे। जैसे ही रेडी सिग्नल दोबारा इनपुट पे हमें 1 मिलेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये लास्ट कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो इस स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर देंगे गेट TMSB कि टेम्परेचर की जो MSB बाइट है उसको अब हम सेंसर से ले सकते हैं, क्योंकि उसको एड्रेस भी सेंड हो गया और उसको रीड राइट सिग्नल का भी जो रीड सिग्नल है वो भी सेंड हो गया। तो अगेन क्योंकि अब हमने रीड करना है, रीड राइट कमांड को राइट कमांड को 1 कर देंगे और कमांड को हम कर देंगे रीड कमांड, क्योंकि अब हमने टेम्परेचर सेंसर से डाटा लेना है। और जो डी आउट I2C की जो आउटपुट है 8 बिट वो हम ले रहे हैं और उसको यहाँ पे TMSB वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं। फिर दोबारा से होल्ड स्टेट के ऊपर आएगा, रेडी 1 करेंगे, राइट कमांड को ऑन कर दिया, CMD को रीड कमांड कर दिया। अब जब दोबारा हमारे पास जो डाटा आ रहा होगा 8 बिट का वो हम TLSB के अंदर सेव कर देंगे। तो ये हमें पता है ये इस टाइमिंग डायग्राम से कि जब आपने एक दफ़ा टेम्परेचर सेंसर को उसका एड्रेस भेज दिया, साथ रीड राइट का सिग्नल भेज दिया, तो उसके फ़ौरन बाद जो टेम्परेचर सेंसर है वो आपको MSB डाटा देगा और उसके फ़ौरन बाद जो टेम्परेचर सेंसर है वो आपको LSB बाइट ऑफ डाटा देगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे पहले एड्रेस भेजा, एड्रेस भेजने के बाद जो अपना I2C मास्टर कंट्रोलर है उसको रीड कमांड भेजी और रीड कमांड भेजने के बाद अब हमें पता है कि हमें क्योंकि रीड कमांड दे रहे हैं तो जो टेम्परेचर सेंसर है वो हमें टेम्परेचर की LSB बाइट प्रोवाइड करेगा, MSB बाइट। तो वो MSB बाइट डी आउट I2C के अंदर आ रही है और यहाँ से हम TMSB के अंदर उसको सेव करेंगे। दोबारा यहाँ से अगर MSB बाइट रिसीव करने के बाद अब नेक्स्ट जो बाइट हमें सेंसर प्रोवाइड करेगा वो LSB बाइट होगी। तो अगेन रीड कमांड इशू करेंगे, राइट कमांड को 1 कर देंगे और जो हमारे पास LSB बाइट आ रही होगी उसको TLSB के अंदर सेव करेंगे। जब हम इन दोनों स्टेट्स के ऊपर आ जाएंगे दोबारा वेट करेंगे रेडी सिग्नल का, रेडी सिग्नल 1 आता है तो इसका मतलब है जो हमारा मास्टर कंट्रोलर है वो होल्ड स्टेट के ऊपर होगा और होल्ड स्टेट से दोबारा अब हमने ये काम रिपीट करवाना है कि हमने क्योंकि कंटिन्यूस रीडिंग लेनी है सेंसर से, तो अब हम रीस्टार्ट कमांड दोबारा से सेंड कर देंगे। अगर आपको इस हिसाब से बताऊं, यहाँ पे आपने जब आपने MSB की कमांड लगाई तो ये जो जब हमने MSB डाटा लिया तो ये जो लूप है ये 8 टाइम चला, इस तरह करके चलता रहा, एक बिट करके डाटा आ रहा है। और फिर इसके बाद LSB का डाटा लिया, फिर LSB का डाटा ले रहे हैं 8 बिट का, जैसे ही डाटा रिसीव हो गया तो उसके बाद अब आपने जो टेम्परेचर की MSB बाइट है उसको भी रिसीव कर लिया, LSB बाइट उसको भी रिसीव कर लिया। अब आपने दोबारा से ये रीडिंग लेनी है क्योंकि टेम्परेचर को कॉन्टीन्यूसली रीड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, होल्ड स्टेट में दोबारा रीस्टार्ट कमांड इशू करेंगे, यहाँ से दोबारा स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 दोबारा से फिर ये यहाँ पे आ जाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे फिर दोबारा से ये सारा सिस्टम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखें रेडी स्टेट में जैसे आपने LSB ले ली तो अब हमने कमांड को रीस्टार्ट कमांड कर दिया और राइट कमांड को 1 कर दिया। अब यहाँ पे देखें जो TMSB है ये जो 8 बिट का डाटा है इसको T2 इंटरनल वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं, TLSB को भी इंटरनल वेरिएबल T1 के अंदर सेव कर रहे हैं, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास टेम्परेचर का डाटा है वो 2 बाइट्स के अंदर आ रहा है, लेकिन उन 2 बाइट्स के अंदर जो यूज़फुल जो डाटा है वो 16 बिट्स नहीं है, या 2 बाइट्स का डाटा इसमें यूज़फुल नहीं है। तो वो यूज़फुल डाटा किस तरह है, हमने ये टेम्परेचर की MSB डाटा ले लिया, यहाँ पे ये उसका LSB डाटा ले लिया
तो ये इसकी डाटा शीट के ऊपर मेंशन है कि जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं ये स्टेटस बिट्स हैं, टेम्परेचर की स्टेटस बिट्स हैं। तो ये यूज़फुल डाटा नहीं है, ये आप कह लें ये टेम्परेचर की रीडिंग नहीं है, तो हम इनको यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद ये जो बिट्स हैं बिट नंबर 3, 4, 5, 6 ये टेम्परेचर डेसिमल टेम्परेचर के अंदर जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट्स हैं। तो हम इनको भी यूज़ नहीं कर रहे अपने फाइनल टेम्परेचर में, हम डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। तो जो हमारा फाइनल जो टेम्परेचर है, जो एक्चुअल टेम्परेचर की रीडिंग्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, क्योंकि ये टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट के अंदर आ रहा है। तो ये वाली जो लास्ट बिट है ये साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम स्टेटस बिट्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। जो टेम्परेचर की फर्ज करें 15.375, तो हम 0.375 को भी इग्नोर कर रहे हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स हैं तो इनको भी इग्नोर कर रहे हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं डेसिमल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक्चुअल जो टेम्परेचर की डेसिमल वैल्यू है वो जो LSB बाइट आपके पास आई है उसकी लास्ट बिट, और जो MSB बाइट आपके पास रिसीव हुई है उसकी फर्स्ट 7 बिट्स। तो ये आपको एक्चुअल डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके पास एक्चुअल डाटा है टेम्परेचर का डेसिमल पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो एक्चुअल हमारे पास जो 8 बिट ऑफ टेम्परेचर डाटा इन डिग्री सेंटीग्रेड, वो MSB जो आपके पास बाइट रिसीव हुई है उसकी उसकी फर्स्ट 7 बिट्स, और जो LSB है उसकी जस्ट MSB। तो ये आपको एक्चुअल जो 8 बिट ऑफ टेम्परेचर डाटा इन डेसिमल वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाला काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास T21 ये इंटरनल वेरिएबल हमने बनाया है, ये अब 16 बिट का वेरिएबल है और ये मैटलैब 1 इंडेक्स को फॉलो करता है। मैटलैब में जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 1 होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो अब इसमें बेसिकली ये T21 के अंदर 1 से लेकर 16 तक बिट्स पड़ी हुई हैं। तो उसमें हमें ये वाली बिट्स हमने लेनी है, 7 से लेकर LSB की 7 और आगे उसके बाद 7 बिट्स। तो ये इंडेक्स बनता है बिट नंबर 8 से लेकर 15 तक, क्योंकि मैक्सिमम 16 तक जा सकते हैं। तो लास्ट 16 बिट जो साइन है बिट है उसको भी इग्नोर कर दिया। तो 8 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो LSB है उसकी लास्ट बिट या MSB वाली पोजीशन, और 15 का मतलब है कि MSB बाइट की बिट नंबर 6 तक। तो बेसिकली हम अपने जो हमारे पास 8 बिट का यहाँ पे 16 बिट का डाटा आ रहा है उसके इंडेक्स नंबर 8 से लेकर इंडेक्स नंबर 15 तक T21 से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर डाटा के अंदर फीड कर रहे हैं, और हम बेसिकली ये वाला डाटा जस्ट उसको कीप रख रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास टेम्परेचर MSB से और टेम्परेचर LSB से जो यूज़फुल डाटा था वो हमने टेम्प डाटा के अंदर हमने उसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो लिखा हुआ है डॉट और साथ ही स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हुई, ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है जो TMSB यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ रहा है तो वो T2 फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो T2 का जो डाटा टाइप है वो हमने यहाँ पे पहले डिफ़ाइन की हुई है, ये फिक्स पॉइंट है, ये देखें ये फिक्स पॉइंट है। साथ हमने जब भी आपने इस तरह टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यूज़ करना है तो साथ उसकी इनिशियल वैल्यू भी डिफ़ाइन करनी है उसी फॉर्मेट के अंदर। तो हमने T2 और T1 को इंटरनली डिफ़ाइन किया हुआ है, ये फिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू 0 है। और अब जब आपने यहाँ पे ये लिख दिया तो अब TMSB बेशक इस फॉर्मेट के अंदर मर्जी हो, जब आपने ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर लगा दिया तो आप ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इस फिक्स पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो फिर आपको मैनुअली यहाँ पे इस तरह लिखना पड़ता 0, तो फिर आपको वैल्यू इस तरह मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ती है फिक्स पॉइंट के अंदर। ओके, क्योंकि ये जो बिट कॉन्कैटिनेट और बिट स्लाइड गेट हैं ये फिक्स पॉइंट के ऊपर ऑपरेट होते हैं। अगर ये अनसाइंड TMSB या TLSB अनसाइंड फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं तो उनके ऊपर ये कमांड्स ऑपरेट नहीं होती हैं। तो इस वजह से पहले हमें इनको फिक्स पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा, उसके बाद हम ये कमांड्स लगा सकते हैं। ओके, खैर इस सेंड रीस्टार्ट कमांड का इस स्टेट का पर्पज़ ये था कि इधर से कमांड को रीस्टार्ट करवाना डाटा जो है नए सिरे से उसको रीड करने के लिए, और जो पुराना डाटा आ गया तो उसमें से जो यूज़फुल बिट्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना और टेम्प डाटा के अंदर उसको सेव करना। तो सेंड रीस्टार्ट कमांड, ये रीस्टार्ट कमांड सेंड होगी और यहाँ से
सेंड करने के बाद हम दोबारा से ये सारा सिस्टम रिपीट करेंगे, दोबारा एड्रेस भेजेंगे, रीड राइट भेजेंगे, दोबारा से नया टेम्परेचर आएगा, उसकी एमएसबी आएगी, फिर एलएसबी आएगी, फिर उससे यूज़फुल डाटा दोबारा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर रीस्टार्ट कमांड करेंगे। तो इस तरह जो है हमारा जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है वो यहाँ से इस तरह करके मूव करता रहेगा, इस तरह करके। तो यहाँ से बेसिकली हम इधर गए, यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ से इधर गए, फिर दोबारा अभी वन रीडिंग आपके पास आ गई, तो हमने टेम्परेचर की रीडिंग कॉन्टिन्यूस लेनी है। तो फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर, और ये इनफाइनाइट टाइम्स ये सिस्टम रिपीट होता रहेगा। तो हमें बार बार जो टेम्परेचर की अपडेटेड वैल्यूज़ हैं वो मिलती रहेंगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंट्रोलर हमने डिज़ाइन किया है, ये वाला, ये डिवाइस स्पेसिफिक ADT7420 I2C, ये सिर्फ इस ADT7420 के लिए वैलिड है, क्योंकि ये इसका एड्रेस भेज रहा है और ये इसके हिसाब से ये कमांड सारी इशू कर रहा है कि हमने पहले इसका एड्रेस भेजा, उसके बाद हमें डाटा शीट से पता चला कि जब जैसे ही आपने एड्रेस भेजा तो सेंसर आपको फ़ौरन से टेम्परेचर की MSB भेजेगा। तो इस वजह से हमने ये सारी जो स्टेट्स डिज़ाइन की हैं ये इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है, ये डाटा शीट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो अब ये हमारा जो कंट्रोलर है ये डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है, और ये जो हमारा कंट्रोलर है ये हमने डिज़ाइन किया था, ये जेनेरिक कंट्रोलर था। अगर आपके पास कोई और I2C डिवाइस LCD या कोई और I2C का सेंसर आता है तो हम इस I2C मास्टर को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमें ये वाला जस्ट दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा उस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उसके एड्रेस के हिसाब से, वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है उसके हिसाब से हमें जस्ट मास्टर कंट्रोलर डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके जी, तो अभी मैं जस्ट एक दफ़ा इसकी सिमुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आप मैंने सिमुलेशन करनी है तो फिर ये वैल्यू यूज़ करेंगे ताकि सिमुलेशन जल्दी से परफॉर्म हो जाए, और इसको मैं कमेंट कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ तो सिमुलेशन में अगर मुझे डाटा वेव फॉर्म्स व्यू करनी है तो मुझे इन सब को लॉग करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास सिमुलेशन की जो वेव फॉर्म्स है ये आ रही है। इसमें अगर हमने स्टेट्स को देखना होगा, स्टेट्स कैसे चेंज हो रही हैं, मैं वो भी आपको भी शो कर देता हूँ। चलिए इसको पहले मैं एक एक्स्ट्रा कॉपी सेव कर लेता हूँ ताकि जो जब आपने सिग्नल्स को लॉक करना होता है तो आपने फिर हर जो वायर है उसका नेम, प्रॉपर नेम एंटर करना है। ये प्रेजेंट स्टेट इनर या जो इनर स्टेट मशीन है हमारी उसकी प्रेजेंट स्टेट है। तो इस तरह अगर मैं इसको भी लॉक करना चाहूँ यहाँ से, अगर इसकी भी जो आउटर स्टेट मशीन है इसकी भी स्टेट देखना चाहूँ तो मुझे इसको भी यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। ओके तो अब अगर मैं सिमुलेट करूँगा तो मुझे जो सारे यूज़फुल सिग्नल्स हैं इस तरह चले हैं। मैं रेडी सिग्नल यहाँ पे आ रहा है जी, इसको पहले लॉक किया होगा। ये मैंने इसको सिमुलेट किया है क्योंकि अब ज़्यादा डाटा आ रहा है तो इस वजह से सिमुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। चलिए मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और जो अभी तक सिमुलेशन रिजल्ट्स आए हैं वो आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे नोट करें जो आउटर स्टेट है साइडल स्टेट के ऊपर है, तो इनर स्टेट हमारी है साइडल में इनिशियली। आउटर स्टेट मूव की सेंड स्टार्ट कमांड के अंदर, तो इनर स्टेट मूव की स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 के ऊपर। आउटर स्टेट मूव की सेंड स्लेव एड्रेस के ऊपर, तो जो इनर स्टेट है वो मूव कर रही है डाटा 1 के ऊपर, डाटा 2 के ऊपर, फिर डाटा 3 के ऊपर। और बिट काउंट का जो वेरिएबल है वो 9 से इनिशियलाइज हो गया। चलिए मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ।
9 के ऊपर, फिर जो इनर स्टेट है होल्ड स्टेट के ऊपर आई, सेंड स्लेव एड्रेस, मिस स्टेट के ऊपर आउटर में डाटा 1 डाटा 2, अब स्लेव का एड्रेस सेंड हो रहा है। तो अभी देखें 9, फिर 8, फिर 7, 6, 3, 2। अब ये किसी भी जगह पर अगर आप चेक करें तो ये हमारी इनर स्टेट डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3 डाटा 4 स्टेट्स को मूव कर रही है, साथ साथ काउंट वेरिएबल डिक्रीमेंट हो रहा है। ये देखें गेट एमएस भी स्टेट के ऊपर थे, तो इसी तरह यही जो है बार बार रीडिंग्स जो हैं ये रिपीट हो रही है। तो यहाँ से हम वर्किंग को चेक कर सकते हैं कि किस तरह हमारा जो सिस्टम है आउटर स्टेट में जब आता है तो किस तरह इनर स्टेट्स चेंज होती हैं। तो पी एस इन रिप्रेजेंट करता है जो हमारा जेनेरिक I2C मास्टर कंट्रोलर है उसकी स्टेट्स, और पी एस आउट रिप्रेजेंट करता है जो हमारी आउटर जो डिवाइस स्पेसिफिक कंट्रोलर है उसकी स्टेट्स को। और यहाँ पे इस तरह डायरेक्शनल सिग्नल कब ऑन हो रहा है कब ऑफ हो रहा है। चलिए मैं ये सिमुलेशन टाइम थोड़ा सा कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 40 माइक्रोसेकंड तक, ताकि जल्दी से ये सिमुलेट हो जाए। चलिए पी एस आउट एस आइडल से सेंड कमांड, सेंड स्टार्ट कमांड और फिर सेंड स्लेव एड्रेस, और पी एस इन एस आइडल से स्टार्ट 1 स्टार्ट 2, उसके बाद डाटा 1 से डाटा 2 और उस बिट काउंट 9 से इनिशियलाइज हो रहा है। और यहाँ पे देखें ये डायरेक्शनल सिग्नल जहाँ तक 1 है उसके बाद 0 हो रहा है। 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे मास्टर जो है वो कंट्रोल को रिलीज़ कर रहा है और स्लेव एसटी लाइन का कंट्रोल ले रहा है, क्योंकि हम स्लेव का एड्रेस सेंड कर रहे हैं तो मास्टर डाटा सेंड कर रहा है, स्लेव ने उसको एक्नॉलेज करना है। इस वजह से यहाँ पे 9th क्लॉक साइकिल के ऊपर जो एस डायरेक्शन लाइन वो लो हो जाती है। उसके बाद हम एमएसबी ले रहे हैं। एमएसबी लेने से मतलब है कि मास्टर डाटा रिसीव कर रहा है, अब मास्टर ने एक्नॉलेज करना है। अब डायरेक्शन सिग्नल इस टाइम पे लो है क्योंकि जो स्लेव है वो डाटा सेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखें लास्ट या 9th क्लॉक साइकिल के ऊपर डायरेक्शन सिग्नल 1 हो जाता है क्योंकि मास्टर ने एक्नॉलेज करना है। तो मास्टर को तब एक्नॉलेज कर सकेगा जब एसटी की लाइन का कंट्रोल उसके पास होगा। अगेन ये गेट एमएसबी के बाद फिर हम जा रहे हैं गेट एलएसबी। देखें गेट एमएसबी स्टेट के बाद हम गेट एलएसबी पे जा रहे हैं, बिट काउंट दोबारा से 9 से इनिशियलाइज हो गया। अब एक्सटर्नल जो डिवाइस स्पेसिफिक स्टेट मशीन है वो गेट एलएसबी स्टेट के ऊपर है, इंटरनल जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो रही हैं। और हर स्टेट के ऊपर किस तरह एसडी एससीएल सिग्नल कैसे चेंज हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और चीज़ अगर आपको मैं शो करूँ, स्टार्ट कंडीशन और स्टॉप कंडीशन। ये देखें जी, स्टार्ट कंडीशन क्या थी कि एससीएल लाइन कांस्टेंट रहे और एसडी लाइन 1 से 0 के अंदर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें ये स्टार्ट 1, एससीएल इनिशियली 1 पे है और एसडी ये चेंज हो रहा है 1 से 0 के अंदर, तो ये स्टार्ट कंडीशन जनरेट हो रही है। तो इस तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है पॉइंट बाय पॉइंट उसकी इनिशियल वर्किंग को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो अब ये लास्ट जो हमारे पास चीज़ रह गई है वो ये है कि इसका कोड जनरेट करना। तो कोड मैं ओरिजिनल से जनरेट करता हूँ।
जब आपने कोड जनरेट करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी FPG की जो क्लॉक है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ है। तो अब हमने सिमुलेशन से रिमूव कर देना है, इसको 100 मेगाहर्ट्ज़ पे सेट कर देना है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने कुछ ही एडिशनल सेटिंग्स की हैं। तो डिस्प्ले डिग्री सिंबल, ये देखें, C को डिस्प्ले करवाने के लिए और डिग्री सिंबल डिस्प्ले करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट 4 सेगमेंट्स हैं उनको मैं ऑन कर रहा हूँ और सारे DB पॉइंट्स ऑफ हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो टेम्परेचर की रीडिंग आएगी, क्योंकि फर्स्ट 7 सेगमेंट्स मेरे ऑन हैं, वो इस तरह की रीडिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1, इस तरह की। तो ये हमारा ये सेगमेंट 0 पर आएगा और ये सेगमेंट 1 पे आएगा, सेगमेंट 4, 3 पे 0, 1, 2 एंड 3। तो मेरा जो डिस्प्ले है वो इस तरह मैंने उसको सेट किया हुआ है। 0 पर C लिखा आएगा और सेगमेंट 1 पर ये डिग्री सेंटीग्रेड का सिंबल आएगा। आगे फिर जो भी रीडिंग आ रही होगी वो नेक्स्ट 2 सेगमेंट्स के ऊपर आएगी। ये यहाँ पे सेटिंग्स की हुई है। ओके जी, तो अब हम इसका सबसे पहले इसकी चेक कर लेते हैं। जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो क्या प्रॉपरली डिफाइंड है। ये डिफाइन है 100 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। अब हम इसका कोड जनरेट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल 28 डिज़ाइन 2 और ये हमारा मॉडल है। तो ये हमारा कोड जनरेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए सारी कोडिंग की फाइल है। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो नोट करने वाली है। मैं जिस ब्लॉक पे भी जाएँ उस ब्लॉक का कोड यहाँ पे आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लॉक है बफर लॉजिक, इसका कोई कोड जनरेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ब्लैक बॉक्स के तौर पर डिफाइन किया है। यहाँ पे देखें इसका कोई कोड नहीं है, बफर लॉजिक का कोई भी कोड नहीं है। तो इस ब्लॉक का जो कोड है वो मैंने मैनुअली जो है यहाँ पे देखें जी, ये बफर लॉजिक, ये कोड मैनुअली लिखा हुआ है। ये फाइल मैनुअली ये इसका कोड डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये जो फाइल है ये बफर लॉजिक, ये ट्राई स्टेट इसको मॉडल कर रही है, ट्राई स्टेट बफर को। और जो मैटलैब है, सिमुलिंक है, ये बफर को मॉडल नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। तो इस वजह से मैंने उसका ब्लॉक तो यहाँ पे बना दिया और उसका कोड मैनुअली यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखें, अगर SD डायरेक्शन लाइन 1 है तो SD डायरेक्शन अगर 1 है तो SD डायरेक्शन SDA/FSM के इक्वल है। अदरवाइज अगर ये 0 है तो ये BZ या ओपन स्टेट के ऊपर, हाई इम्पीडेंस स्टेट इसको कहते हैं।
तो ये बेसिकली बफर ट्राई स्टेट बफर को मॉडल करने का जो कोड है ये खुद से लिखा हुआ है, खुद से लिख के सेम यहाँ पर उसको मैंने इंक्लूड करवा दिया। बाकी सारी फाइल्स यहीं से जनरेटेड है और ये मैंने यहाँ पे सिंथेसाइज भी कर लिया, ये हो गया। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। ये देखें, ये I2C जो टेम्परेचर सेंसर कंट्रोलर है, और ये आगे सारे जो इंटरनल कनेक्शन हैं वो शो किए हुए हैं। यहाँ पे देखें, ये I2C मास्टर, इसकी इनपुट जा रही है SD लाइन से दोबारा, और इसके अंदर ये बफर भी कहीं ना कहीं होगा। ये देखें, ये बफर लॉजिक, ये ट्राई स्टेट बफर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके जी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो बिट स्ट्रीम फाइल है वो जनरेट हो चुकी है, उसको अपलोड करके, उसको टेस्ट करके उसकी वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।